हाय एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री रिविजिटेड। चलिए मॉड्यूल 7 की शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में, एंशिएंट हिस्ट्री थ्रू मैप्स जो हम लोग कवर कर रहे हैं। मॉड्यूल 7 इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें हम लोग किंगडम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमने यहाँ पे अगर एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात की। हमने ये देखा कि कैसे नॉमेडिक लाइफ से जो जन कहलाते थे, जो ट्राइब्स यहाँ पे जन कहलाती थी, वो यहाँ पर कैसे सेटल होना स्टार्ट करती हैं, और वो जो सेटलमेंट्स हैं वो कैसे जनपद कहलाती हैं। एंड यहाँ पे हमने बहुत से जनपद देखे। ये पीरियड वो था जिसमें आयरन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू होता है। अगर मैं पॉट्स की बात करूँ तो ये वो पीरियड है जिसमें ग्रे कलर के पॉट्स बनाना वो शुरू करते हैं। इसको पेंटेड ग्रेवेयर फेज भी कहा जाता है। पेंटेड ग्रेवेयर मतलब कि एक तरह से ऐसी पॉटरी जो ग्रे कलर की दिखती है बट ज्योमेट्रिक पैटर्न्स भी हैं उसके ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉट्स इस समय के पाए जा रहे हैं। नाउ ये पीरियड जनपद्स का है, टेरिटरीज का है। इनके ऊपर राजा हैं जो कि क्षत्रिय हैं। ब्राह्मण्स ने सोसाइटी को प्रॉपर तरीके से एक तरह से स्ट्रैटिफिकेशंस, यहाँ एक तरह का स्ट्राटा जो है वो यहाँ क्रिएट कर दिया है। यहाँ सोसाइटी में प्रॉपर सोशल नॉर्म्स हैं, डिविजन्स हैं, कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, बिलीव्स हैं, और इसी बीच किंगडम्स हैं। ओके, सो आज हम उन जनपदों की बात करेंगे। जनपद बहुत थे, लेकिन उन जनपदों में जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपेंड कर पाए और किंगडम से अपने आप को एम्पायर बना पाए, वो थे महाजनपद। और वो 16 महाजनपद हैं। तो 16 महाजनपद जो हैं उनमें से जो सबसे बेहतरीन, जो बाकी सारे महाजनपद को निगल जाएगा, वो है मगध। तो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन प्रॉपर टाइमलाइन के ज़रिए। चलिए इस पर्टिकुलर पार्ट को स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पोर्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यस, हमने ये अर्ली वैदिक पीरियड डिस्कस कर लिया है। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में जो बदलाव आए उन्हें भी डिस्कस किया। और अब हम बात करेंगे मगध की। मैं आपको मैप में प्रॉपर तरह से चीज़ें दिखाऊंगी, डोंट वरी। तो ये पूरा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, हरण्यक, शिशुनाग्स, नंद डायनेस्टी, एक्चुअल में ये वंश हैं। और मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियरली समझाना चाहती हूँ यहाँ पे, जो कि काफ़ी लर्नर्स को डाउट होता है। कभी कभी यहाँ पे ये वर्ड भी यूज़ हो सकता है, हरण्यक एम्पायर। तो हरण्यक एम्पायर मतलब कि हरण्यक जो फैमिली थी उसके द्वारा जो एम्पायर क्रिएट किया गया। कभी कभी एम्पायर की जगह डायनेस्टी वर्ड यूज़ हो सकता है, यानी कि हरण्यक वंश। काफ़ी सारी बुक्स में हरण्यक, या फिर मैं हरण्यक की जगह दूसरा यूज़ करूँ, मौर्यन। काफ़ी जगह पे मौर्यन डायनेस्टी वर्ड होता है, काफ़ी जगह पे मौर्यन एम्पायर होता है। तो मौर्यन डायनेस्टी मतलब मौर्य वंश जो कि उस पर्टिकुलर एम्पायर पर रूल कर रहा था। मौर्यन एम्पायर का मतलब भी वही हो गया कि मौर्यंस के द्वारा जो एम्पायर क्रिएट किए गए उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मौर्यन एम्पायर या मौर्यन डायनेस्टी, ओके, मौर्यन डायनेस्टी मीन्स मौर्य वंश, एंड मौर्यन एम्पायर मतलब कि मौर्य वंश के द्वारा यहाँ पे रूल किया गया एम्पायर। ओके, सो इस तरीके से डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ। दूसरी एक और चीज़ मैं बहुत ही क्लियरली आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं ना, अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, हरण्यक डायनेस्टी, शिशुनाग्स, नंद डायनेस्टी, मौर्यन एम्पायर या मौर्यन डायनेस्टी, ये वर्ड्स हिस्टोरियंस के द्वारा यूज़ किए गए हैं एक पर्टिकुलर पीरियड को रेफर करने के लिए, ताकि हम उसको बेहतर तरह से पढ़ सकें। काफ़ी बार राजाओं के नाम के आगे आपको नंबर देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए अगर मैंने लिखा चंद्रगुप्त फर्स्ट, या फिर मैंने लिखा चंद्रगुप्त सेकंड, तो ऐसा नहीं होता था कि उस समय के राजा अपने नाम को ऐसे ही लिखते होंगे। जैसे अगर मेरी फैमिली में मेरी ग्रैंड मदर जो थी उनका नाम आरती था और मेरा नाम भी आरती है, और कोई आगे चलकर हमारी फैमिली की हिस्ट्री को पढ़ना चाहता है, तो मेरी ग्रैंड मदर को मुझसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है, दो अलग लोगों को रेफर करने के लिए, वो जो आगे चलकर हिस्टोरियन होगा वो आरती फर्स्ट और आरती सेकंड ऐसे वर्ड्स यूज़ करेगा, सो दैट
दो अलग लोग हैं, उन दो अलग लोगों को रेफर करने के लिए। ये लोग कभी भी चंद्रगुप्त फर्स्ट या चंद्रगुप्त सेकंड नहीं लिखा करते थे, उनका नाम सिर्फ चंद्रगुप्त होता था। ये फर्स्ट या सेकंड लगाना, ये सारी चीज़ें हिस्टोरियंस के द्वारा की गई है ताकि इन पीरियड्स को और इन रूलर्स को अलग अलग तरह से पढ़ा जा सके। उनके पीरियड में क्या क्या चीज़ें हुई उन्हें अलग अलग तरह से पढ़ा जा सके, अदरवाइज कन्फ्यूज़न हो जाएगा, राइट। अगर मेरे से कोई पूछता है, अगर कोई कहता है कि हाँ चंद्रगुप्त के टाइम पर क्या हुआ था, उस पीरियड में क्या हुआ था, ऑब्वियसली मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। मैं पूछूंगी कौन से चंद्रगुप्त के बारे में आप बात कर रहे हैं, मौर्य वंश वाले या गुप्ता वंश वाले। और अगर गुप्ता वंश वालों की बात करें तो उसमें भी दो चंद्रगुप्त हैं, ठीक है। सो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड अब हम डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तो इस पीरियड को थोड़ा सा आप लोग समझिए कि ये पीरियड क्या है। बेसिकली यहाँ पर आप देखिए हरण्यक डायनेस्टी जो है वो यहाँ पर मगध पर रूल करना स्टार्ट करती है। हरण्यक डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो मगध को एक तरीके से हर तरफ एक्सपेंड करने का काम जो शुरू हुआ है वो इसी वंश से शुरू हुआ है। मगध आउट ऑफ 16 महाजनपद सबसे पावरफुल महाजनपद था और उसके पीछे के बहुत से कारण थे, और सबसे पहला कारण इज एंथुजियास्टिक रूलर्स। ये जो एनर्जेटिक रूलर्स थे वो और उनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज। दूसरा मगध के आसपास पाई जाने वाली रिसोर्सेज। तो हरण्यक डायनेस्टी के काफ़ी पावरफुल रूलर रहे हैं, जैसे कि बिंबिसार है या फिर अजातशत्रु हैं, जिन्होंने यहाँ पर अंग को कैप्चर किया। यहाँ पे कोसला जो है उसके साथ मैट्रिमोनियल अलाइंस बनाकर बाद में कोसला को कैप्चर किया। काशी उनको डोवरी में मिल गया कोसला के साथ मैट्रिमोनियल अलाइंस में एंटर होने की वजह से। यहाँ पे अजातशत्रु ने वज्जी जो है उसको कैप्चर किया। इस पर्टिकुलर पार्ट में मैं दो चीज़ों के बारे में आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ। ये जो जितने भी महाजनपद आप देख रहे हैं इस मैप के अंदर 16 महाजनपद, ये दो अलग अलग तरह की यहाँ पे पॉलिटी है। कुछ महाजनपद ऐसे हैं जिसमें प्रॉपर मोनार्की है, यानी कि सेंटर में एक राजा बैठता है जिसके पास सारी की सारी पावर्स हैं, सेंट्रलाइज्ड पावर्स हैं। कुछ महाजनपद ऐसे हैं जिनको हम रिपब्लिकन क्लेन कह सकते हैं, रिपब्लिकन संघ कह सकते हैं, ठीक है, गण भी वर्ड यूज कर सकते हैं हम उनके लिए। तो कुछ महाजनपद गण या संघ कहलाते हैं क्योंकि उसमें एक राजा नहीं एक से ज़्यादा राजा होते हैं। और वज्जी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं जिसके ऊपर हरण्यक डायनेस्टी के अजातशत्रु ने हमला किया था, ये वज्जी प्रॉपर मोनार्की नहीं एक गण था। तो महाजनपद दो अलग अलग प्रकार के हैं जितने आप यहाँ इस पर्टिकुलर टाइम में मैप में देख रहे हैं। इसके बाद हरण्यक डायनेस्टी के बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी आती है वो है शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा वो सबसे बड़ा अचीवमेंट था अवंती को कैप्चर करना। अवंती जो है वो मगध का सबसे बड़ा राइवलरी रहा है, सबसे बड़ा महाजनपद जो सबसे बड़ा राइवलरी रहा। और इसके पीछे का कारण है आयरन ओर्स। मगध में भी आयरन की ओर्स थी, अवंती में भी आयरन की ओर्स पाई जाती थी, और उसी आयरन का इस्तेमाल ये दोनों ही महाजनपद बहुत सारे वेपन्स बनाने के लिए करते थे, आर्म्स बनाने के लिए करते थे, और ये बहुत सालों तक लड़ते रहे। लगभग मगध को 100 साल लग गए अवंती पर जीत हासिल करने में, और ये काम शिशुनाग वंश के द्वारा ही किया गया। शिशुनाग वंश का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर रहा काल अशोक। उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी हम लोग आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वंश आप यहाँ पर देखते हैं वो यहाँ पे नंद वंश है, और नंद वंश के जो फाउंडर थे वो थे महापद्मनंदा। कहा जाता है नंद वंश के पीरियड में ही मगध जो है वो अपने आप को और एक्सपेंड करता है। मैप में आप जितने भी झंडे देख रहे हैं, जितने भी एरियाज पर झंडे देख रहे हैं, वो सारे एरियाज जो है वो मगध के द्वारा कैप्चर कर लिए गए और मगध में ऐड कर दिए गए। तो मगध एम्पायर का दायरा बढ़ता जा रहा है और वो अपने एपेक्स पॉइंट पर पहुंचा नंद वंश के समय में। सो नंद वंश के टाइम पे मत्स्य हो, सुरसेना हो, कुरु हो, पांचाल हो, आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो यहाँ पर कैप्चर कर लिया गया नंद वंश के द्वारा। तो महापद्मनंदा इज समवन जिन्होंने अपने आप को एकरथ का टाइटल दिया है। एकरथ मतलब एक तरह का ऐसा रूलर जिसने ये जितने भी एरियाज आप देख रहे हैं इन सबको एक ही झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। ये पूरा एरिया जो है वो मगधन एम्पायर में तब्दील हो गया। ये पूरा जितना एरिया आप यहाँ देख रहे हैं ये सारा मगधन एम्पायर कहलाया।
और ये सब नंद वंश के पीरियड में ही हो पाया। नंद वंश का जो आखिरी राजा था वो था धनानंद। धनानंद के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में ही कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी, बट उससे पहले एक चीज़ आपको और समझना ज़रूरी है कि चीज़ें कंटेम्प्रेरी बेसिस पर होती हैं। कंटेम्प्रेरी बेसिस पर मतलब कि बहुत सारी चीज़ें पैरेलली चल रही होती हैं। ओके, तो जिस समय में मगध में हरण्यक वंश है या फिर शिशुनाग वंश है या नंद वंश है, ये वंश यहाँ पर रूल कर रहे हैं और इन वंशों के जो राजा हैं वो इस मगध को एक्सपेंड कर रहे हैं, उस टाइम पर ये जो आपका नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, ये जो पोर्शन है गांधार कंबोज वाला, ये जो पोर्शन है यहाँ पर भी कुछ हलचल हो रही है। तो उस हलचल को थोड़ा सा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इस मैप के अंदर कि ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये तो मगध के अंडर आ गया, लेकिन जब हम इस एरिया की बात करते हैं, गांधार कंबोज वाले रीजन की बात करते हैं, यहाँ पे जो ये छोटे छोटे प्रिंसिपलिटीज़ थी, जो महाजनपद थे, वो एक दूसरे से हमेशा फाइट करते रहते थे और फाइट के चक्कर में वो इस एरिया का जो ये पार्ट है, यहाँ पे हिंद कुश पर्वत है, उन पर्वतों को गार्ड करना भूल जाते हैं, यानी उसके ऊपर थोड़ा फोकस नहीं करते हैं और इनके बीच के जो झगड़े थे उसी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोग यहाँ से भारत में एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले फॉरेन इन्वेडर्स जो भारत में आ रहे हैं वो है पर्शियंस। तो पर्शियंस जो हैं वो 558 एनो डोमिनी में, सॉरी 558 बिफोर कॉमन एरा में भारत जो है उसमें नॉर्थ वेस्ट एरिया से आपको घुसते हुए देखने को मिलेंगे, यानी लगभग 6th सेंचुरी के आसपास। तो आप देख ही पा रहे होंगे मैंने ये जो बॉक्स बनाया है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको इसमें कि चीज़ें कैसे पैरेलली चल रही हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ कही जा सकती है कि एक्चुअल में पर्शियंस जो हैं वो जिस समय में नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में आके ये झगड़े जो हो रहे थे किंगडम्स में, उन झगड़ों को ख़त्म करके इन किंगडम्स को कैप्चर करके अपने आप को यहाँ इस्टेब्लिश करते हैं, उसी टाइम पर मगध में भी यहाँ पे हरण्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी रूल कर रही थी। तो चीज़ें पैरेलली एक साथ चल रही हैं, ठीक है। तो जो पर्शियन इन्वेजन है, पर्शियंस जो हैं एक्चुअली इस पर्टिकुलर टाइम पे पूरी दुनिया में दो किंगडम्स थे, दो एम्पायर्स थे एक्चुअल में जो अपने आप को एक्सपेंड कर रहे थे। एक एकिमेनियन एम्पायर, दूसरा मेसिडोनियन एम्पायर। एकिमेनियन वर्ड पर्शियंस के लिए भी यूज़ होता है, यानी कि एक पर्शियन एम्पायर है, दूसरा मेसिडोनियन। मेसिडोनियन वर्ड ग्रीक्स के लिए भी यूज़ हो रहा है। तो यानी एक और पर्शियंस अपने आप को एक्सपेंड करने में लगे हुए थे, दूसरी ओर जो है वो ग्रीक्स अपने आप को एक्सपेंड करने में लगे हुए थे। तो पर्शियंस सबसे पहले भारत की ओर यहाँ पर इन्वेड कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट से और इस एरिया में अपने आप को इस्टेब्लिश भी करते हैं। ऑब्वियसली पर्शियंस अपने साथ कुछ नया कल्चर लेकर आए। इस एरिया के नॉर्थ वेस्ट के जो लोकल इनहेबिटेंट्स थे उनका अपना कल्चर था, दोनों कल्चर जो है वो मिक्स होते हैं, एडमिक्सचर की प्रोसेस होती है और एक नया कल्चर सामने आता है। तो पर्शियंस काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आते हैं, जैसे कि पिलर्स कैसे बनाए जाते हैं। इवन पर्शियंस अपने साथ एक स्क्रिप्ट लेकर आए जो कि खरोष्टी थी। पर्शियंस ने काफ़ी लंबे समय तक यहाँ रूल किया, लेकिन उसके बाद मेसिडोनियन एम्पायर में एक नया राजा उठ खड़ा होता है जो है एलेक्जेंडर। और एलेक्जेंडर जो है वो बाकियों के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ा। मतलब एलेक्जेंडर वो समवन जो कि हर तरफ एक्सपेंड कर रहा था, उसने आज तक कोई युद्ध नहीं हारा। तो एलेक्जेंडर जो है वो भी ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहता था, भारत की ओर आना चाहता था। इन्हीं पर्शियंस की वजह से मेसिडोनियन एम्पायर को पता चला कि भारत में बहुत पैसा है और उस ओर जाना चाहिए, उस ओर एक्सपेंड करना चाहिए। तो पर्शियंस का जो रूल था इस एरिया में नॉर्थ वेस्ट में वो तो ख़त्म हो जाएगा 326 बिफोर कॉमन एरा तक, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट जो है वो बना रहेगा वहाँ के कल्चर में। ओके, सो यहाँ पर्शियंस को इस एरिया से सफाचट करते हुए नेक्स्ट जो आ रहा है वो है एलेक्जेंडर। तो एलेक्जेंडर जो है वो अब यहाँ पर आप देखते हैं 326 बिफोर कॉमन एरा में इस पीरियड में आता है। एक चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है कि एलेक्जेंडर जो है वो इस एरिया में बढ़ता है और वो फर्दर ईस्टवर्ड मूव करना चाहता है, यानी कि वो एक तरीके से पाटलिपुत्र तक पहुंचना चाहता है, बट ही इज़ नॉट एबल टू डू दैट। वाई इज़ इट सो? तो धीरे धीरे एलेक्जेंडर इस ओर बढ़ता है। पहले वो झेलम नदी के पास पहुंचता है। आपको एक चीज़ समझनी होगी कि इस एरिया में कुछ छोटी छोटी प्रिंसिपलिटीज़ हैं, कुछ छोटे छोटे राजा रूल कर रहे हैं और उन्हीं में था तक्षशिला का राजा अम्भी। अब तक्षशिला का जो राजा है अम्भी,
वो यहाँ पर अलेक्जेंडर को देखते ही अपने आप को खुद ही सबमिट कर देता है। तक्षशिला में उस समय में, तक्षशिला एक तरह से उस समय में एक अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के तौर पर भी माना जाता था। और तक्षशिला में एक आचार्य थे जिनका नाम था चाणक्य। चाणक्य, या फिर आप उन्हें कौटिल्य भी कह सकते हैं, या फिर आप उन्हें विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं। और उस समय चाणक्य जो है वो अर्थशास्त्र लिख रहे थे। अर्थशास्त्र एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की किताब है जो कि काफ़ी सारी चीज़ें बताती है कि एक किंगडम को बेहतर तरीके से कैसे चलाया जाता है, कैसे एक किंगडम अच्छे से काम करता है, एक आइडियल रूलर्स की क्या ड्यूटी होती है, उसको अपनी प्रजा के प्रति किस तरह की ड्यूटीज़ पूरी करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हैं। तो वो अर्थशास्त्र लिख रहे थे। तक्षशिला के राजा अंबी का एक तरह से अपने अलेक्जेंडर के आगे अपने आप को सबमिट करना इज समथिंग विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल। चाणक्य यहाँ पर घबरा गए और उन्हें लगा कि इस तरह से तो फॉरेन इन्वेडर्स पूरे भारत को लूट कर ले जाएंगे। तो उन्हें लगा कि अगर इस एरिया में अब कोई राजा है या कोई किंगडम है जो इस तरह के फॉरेन इन्वेडर्स को रोक सकता है तो वो नंद वंश है, मगध में रूल करने वाला नंद वंश। और चाणक्य जो है वो नंद वंश की ओर यानी पाटलिपुत्र में धनानंद से मिलने निकल पड़ते हैं। इसी बीच अलेक्जेंडर जो है अंभी के बाद आगे बढ़ते हैं, झेलम नदी में पहुंचते हैं। झेलम नदी के पास एक राजा थे जिनका नाम पोरस है। पोरस जो नाम है वो अलेक्जेंडर की अकाउंट बुक्स के हिसाब से बताया गया है। इंडियन जो नाम उनका था उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो झेलम के जो राजा हैं पोरस, उनके साथ भी अलेक्जेंडर का युद्ध हुआ। अगेन ये युद्ध बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है कि आखिर इसमें जीता कौन था, लेकिन रिजल्ट ये आया था कि पोरस और अलेक्जेंडर बाद में दोस्त बन जाते हैं। जैसे ही अलेक्जेंडर 20 नदी के पास पहुंचे वैसे ही उनकी आर्मी ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आगे नंद वंश है और उसकी आर्मी बहुत स्ट्रांग है और हम बहुत लंबे समय तक, बहुत सालों से युद्ध लड़ रहे हैं, हम घर वापस लौटना चाहते हैं। और इस तरीके से वो अलेक्जेंडर जो आज तक कोई युद्ध नहीं हारा, उसने अपनी ही आर्मी की वजह से घुटने टेक दिए और वो 20 नदी से ही वापस लौट जाता है। तो ऑब्वियसली वो ये बताना चाहता था कि ईस्ट डायरेक्शन में वो फार्थेस्ट पॉइंट कौन सा है जहाँ तक उसने जीत हासिल की। इस वजह से 20 नदी पर वो 7 हवन कुंड बना के चला जाता है। और इसी बीच एज आई टोल्ड यू चीज़ें बहुत पैरेलली चल रही हैं। चाणक्य जो है वो पाटलिपुत्र की ओर बढ़ चुके हैं और वो अब यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, वो अब यहाँ पे एक तरीके से धनानंद से मिलना चाहते हैं ताकि नंद वंश इस तरह के फॉरेन इन्वेडर्स को रेसिस्ट कर सके। तो हम चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे, धनानंद के कोर्ट में आखिर चाणक्य के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ और कैसे चाणक्य ये प्रण लेते हैं कि मैं नंद वंश को ख़त्म करके रहूँगा। इसके बारे में, इस कहानी के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, चीज़ें पैरेलली चल रही हैं और इसी तरीके से टाइमलाइन के थ्रू हम लोग चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो आज के मॉड्यूल में, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में इतना ही। नेक्स्ट सेशन जो है उसमें हम लोग देखेंगे कि मौर्यन एम्पायर की स्थापना कैसे हुई, कैसे उसको इस्टेब्लिश किया गया, कैसे चाणक्य ये पूरा जिम्मा अपने हाथों लेते हैं। सो इस मॉड्यूल में इतना ही। आई होप ये मॉड्यूल आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे। जस्ट गिव, अगर आपको ये मॉड्यूल पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक करें, इस वीडियो को यहाँ पे शेयर करें और इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आप मुझे अनअकैडमी प्लस पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। रिविजिट 10 नाम का जो ये रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड को भी आप यहाँ पे यूज़ करके अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। सो अनअकैडमी प्लस पर भी मैं हिस्ट्री के बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे सेशंस ले रही हूँ। अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन से जुड़ा हुआ अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।